नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्यूज कॉलम। आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है ये बेसिक स्ट्रक्चर? क्या है हमारे संविधान में पहले से था या बाद में आया? क्या पूरा प्रोसेस रहा? इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही आसान भाषा में बात करने जा रहे हैं और मैं कोशिश करूँगा कि इसे मैं आपको इस तरीके से समझा दूँ कि आप कोई भी दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि हम ये चीज़ें शुरू करें, आपको एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि ये आने के पीछे कारण क्या था। देखिए, जब आज़ादी का टाइम था 1947 के टाइम पे, भारत में ज़मींदारी सिस्टम चलती थी। कुछ लोग थे जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें थीं, 100-100 एकड़, 1-1 हज़ार एकड़ ज़मीनें एक-एक व्यक्ति के पास थी। तो अब सरकार का ये कहना था कि हमें गरीबी हटानी है। इसके लिए सरकार का ये विचार में थी कि जो इन लोगों के पास ज़मीनें हैं, इन ज़मीनों में से कुछ ज़मीन वो रख लें, 50 एकड़, 100 एकड़ इतना वो अपने पास रख लें। बाकी की ज़मीन को हम घोषित कर देंगे सरप्लस, कि भैया ये सरप्लस ज़मीन है और इन ज़मीन को सरकार अपने अंडर ले लेगी और बाद में इन्हें गरीबों में बाँट देगी ताकि लोगों के पास खेती हो और वो खेती करें और धीरे-धीरे उन्नति हो देश की। ये प्लानिंग चल रही थी। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि उस समय जो आर्टिकल 31 है, उसमें ये राइट टू प्रॉपर्टी है। आर्टिकल 19 में भी राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात किया गया था कि कोई भी व्यक्ति चाहे, जो आर्टिकल 19 में राइट टू प्रॉपर्टी था, उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी को खरीद सकता है, अपने पास रख सकता है और बेच सकता है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। वो फंडामेंटल राइट को आप तो अमेंड कर ही नहीं पाएंगे। जो उस समय सिस्टम चल रहा था, आर्टिकल 13 ये कह रहा था कि जो संसद है, फंडामेंटल राइट्स जो भी हैं हमारे, उनको, उनमें कोई भी कटौती नहीं कर सकते, कोई भी ऐसी चीज़ें बदलाव नहीं कर सकते जो इन चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब इन सभी प्रॉब्लम्स की भाई सरकार चाहती भी है और संविधान सरकार को रोक भी रहा है, तो इसका क्या निस्तारा हो? तो इसके लिए आया पहला संविधान संशोधन 1951 में। उसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कार्यभार संभाले हुए थे। तो ये जो संविधान संशोधन है, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें आई कि भैया अगर सरकार चाहे तो महिलाओं बच्चों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न भी कर सकती है और उसे हम ये नहीं कहेंगे कि भैया ये इक्वालिटी के, समानता के अधिकार के खिलाफ है। कुछ भी महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल ना कुछ कर दिया, बच्चों के लिए कर दिया। इसमें ही 3 चीज़ें थी, आर्टिकल 31A, 31B और 9 शेड्यूल पहले संविधान संशोधन के तहत लाया गया। और जो आर्टिकल, अब देखिए आर्टिकल 31A क्या था? आर्टिकल 31A था, ये 5 तरह के, अगर कोई भी कानून इन 5 चीज़ों से रिलेटेड है तो उन कानून के खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते, आप उस कानून को चैलेंज नहीं कर सकते कि भैया ये जो कानून है ये गलत है, सरकार ये गलत कानून लेके आई है। वो 5 चीज़ें क्या थी? पहला, अगर सरकार किसी की प्रॉपर्टी को ले रही है। दूसरा, उसके प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट को ले रही है। तीसरा, कोई कॉरपोरेशन है, कंपनी है, उसको अपने अंडर ले रही है। उसमें जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो सारे जो बड़े पदाधिकारी हैं, उनके राइट्स में चेंजेस कर दे रही है या राइट्स को ही ख़त्म कर दे रही है। 2 कॉरपोरेशन या कंपनीज़ को आपस में मिला दे रही है। और कोई माइनिंग लीज़ है, जो खनन वगैरह का ठेका मिलता है लोगों को, अगर उस ठेके को ही ख़त्म कर दे रही है या उस ठेके में कुछ चेंजेस कर दे रही है। तो अगर इन 5 चीज़ों से रिलेटेड सरकार कोई भी कानून बनाती है तो आप किसी भी कोर्ट में जाके उस कानून को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये था 31A। 31B क्या था? 31B 9 शेड्यूल को पावर दे रहा था और 31B ये कह रहा था कि अगर कोई भी कानून सरकार बनाए और अगर उसे 9 शेड्यूल में डाल दिया जाए तो आप अब उस कानून से को लेकर कोर्ट में जा ही नहीं सकते। और सरकार का विचार ये था कि जमींदारी को ख़त्म करने के लिए हम कानून बनाएंगे और उसको 9 शेड्यूल में डाल देंगे। अब हम 9 शेड्यूल में डाल दिए तो भैया आप इसको चैलेंज कर ही नहीं सकते। तो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला बवाल था,
जमींदार जो लोग थे वो कह रहे थे भैया हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी है, और यहाँ सरकार कह रही थी जो हमने कानून बनाया है उसे तो अब हमने डाल दिया 9 शेड्यूल में, और उसमें ये कानून आप चैलेंज कर ही नहीं सकते। तो ये सारा सिस्टम चल रहा था। अब इसके बाद आता है केस, बहुत सारे केस आए इससे रिलेटेड, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह केस। लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो एक्चुअल में जिन्होंने इम्पैक्ट डाला उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो इसके बाद आता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस 1967। अब देखिए गोलकनाथ थे, दो भाई थे, विलियम गोलकनाथ और हेनरी गोलकनाथ। ये जालंधर के रहने वाले थे और इनके पास लगभग 500 एकड़ जमीन थी। और पंजाब सरकार ने नियम ये लाया कि और ये कानून का नाम था पंजाब सिक्योरिटीज एंड लैंड टेन्यूर्स एक्ट 1953। इसके तहत पंजाब सरकार ने ये कहा कि जो किसी व्यक्ति के पास कितना भी जमीन हो, एक व्यक्ति केवल 30 एकड़ ही अपने पास रख सकता है और बाकी की जो जमीन है वो सरप्लस घोषित हो जाएगी। अब ये दो भाई विलियम गोलकनाथ और हेनरी गोलकनाथ, तो इनके पास कितना हो सकता है? अगर कैलकुलेशन हम भी करें तो 60 एकड़ ये रख सकते हैं और बाकी के 440 एकड़ सरप्लस घोषित हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि ये जो गोलकनाथ वाला केस था, अब ये सरकारी ज़मीन ले लेगी और इसको बांट देगी। फिर इसको इन्होंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में कि भैया ये कैसे, हम नहीं देंगे अपनी प्रॉपर्टी, ये हमारा अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी है, हम प्रॉपर्टी अपनी रख सकते हैं। और आपको याद रखना है कि इस केस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है कौन बनेगा करोड़पति में लगभग 1 करोड़ के लिए आ चुका है। और वो केस ये था कि लार्जेस्ट बेंच, इस समय तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी इस केस में, 11 जजेस की बेंच बैठी थी, 6-5 से डिसीजन आया था। और यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें कही। पहली बात कि जो पार्लियामेंट की पावर है वो एब्सोल्यूट नहीं है, ये नहीं हो सकता है कि संसद मनमाने तरीके से कुछ भी कर दे, किसी भी विषय पे कानून बना दे। दूसरा ये कहा कि जो फंडामेंटल ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हैं ये लॉ हैं। और तीसरा कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकती, उसमें कटौती नहीं कर सकती। अब यहाँ पे जब ये पार्लियामेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो गोलकनाथ तो केस जीत गए। और आपको ये समझना होगा कि ये टाइम है माननीय इंदिरा गांधी जी का। तो अब उस समय 1971 में 24वां संविधान संशोधन आया, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और इसमें ये कहा गया कि जो मतलब कि जिस कानून का, जिस नियम का हवाला देकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ें कर रही हैं उसी को ही हम ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे ये क्या कहा गया कि एक चौथा क्लॉज जोड़ा गया, 4th क्लॉज जोड़ा गया आर्टिकल 13 में, और कहा गया कि अगर पार्लियामेंट कोई भी कानून नियम बना रही है, कोई भी अमेंडमेंट कर रही है आर्टिकल 368 के तहत, तो आर्टिकल 13 उसे चैलेंज नहीं कर सकता। और यहाँ पे एक और आया 25वां संविधान संशोधन 1971 में आया, उसमें ये कहा गया कि जो सरकार है अगर किसी की प्रॉपर्टी को ले रही है तो वहाँ पे जो मुआवजा होगा वो सरकार तय करेगी, वो व्यक्ति तय नहीं करेगा कि मुझे कितना मिलना चाहिए, अब सरकार जितना चाहे उतना दे। और तीसरा यहाँ पे एक और चीज़ जो 25वें संविधान संशोधन में लाया गया, दूसरा चीज़ था, वो था कि आर्टिकल 31C यहाँ पे ऐड किया गया। आर्टिकल 31C क्या है? अगर जो संसद है अगर कोई भी कानून बनाती है और वो कानून आर्टिकल 39 क्लॉज बी क्लॉज सी को इम्प्लीमेंट करने के लिए है, तो भैया आप उसको फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन के तौर पे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये बात तो ठीक भी है, मान लिया इसको ठीक है। दूसरी इसमें एक बात ये थी कि अगर कोई लॉ बनाया गया है और केवल ये डिक्लेयर कर दिया जा रहा है, केवल संसद में ये कह दिया जा रहा है कि भैया आर्टिकल 39 क्लॉज बी क्लॉज सी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम ला रहे हैं, तो भी आप चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब मैं कहूँ कि एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि मैं एक काम कर रहा हूँ जिससे तुम्हारा भलाई होगा, तो हमारे पेरेंट्स भी कहेंगे ठीक है भलाई वाला काम कर रहा है। लेकिन मैं कर बुराई रहा हूँ या मैं उल्टा काम कर रहा हूँ, लेकिन बस मैं कह रहा हूँ, बोलने में क्या जाता है?
तो भी आप चैलेंज नहीं कर सकते कि भैया नहीं मेरा भलाई नहीं हो रही है। तो वैसे ही सिस्टम यहाँ पे था कि केवल अगर कानून कह दे रहा है कि मैं आर्टिकल 39 क्लॉज बी क्लॉज सी को इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं, बेशक वो कानून किसी भी विषय पे हो, तो आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो अब देखिए क्या सिस्टम हुआ। अब आगे आता है भैया मेन, अब जो क्लाइमेक्स है हमारी मूवी का वो आ गया है। भारत के इतिहास में लगभग कह सकते हैं कि सबसे बड़ा केस हम कह सकते हैं केशवानंदा भारती केस 1973। और इस केस में ये हुआ कि जो केरला सरकार है उन्होंने नियम लाया कि जो धार्मिक स्थल है उसको हम मैनेज कर सकते हैं। और केरला में ही एक मठ था, अडनीर मठ, और उसके जो मुख्य पुजारी थे वो थे एच केशवानंदा भारती जी। अब क्योंकि अब सारी चीज़ें होने लगी, मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में, तो यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। और आपको ये याद रखना है कि आज तक, वो तो 1970 से पहले की अगर बात करें तब गोलकनाथ केस में सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच बैठी थी, और आज तक की हिस्ट्री में सबसे बड़ी बेंच अगर किसी भी केस में बैठी है तो वो केशवानंदा भारती केस में बैठी है। 13 जजेस की बेंच बैठी थी। और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो पार्लियामेंट की, संसद की जो पावर है वो बहुत है, बहुत वाइड रेंज में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो संविधान है उसका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, एक आधार है जिसपे हमारा संविधान बना है, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। आप फंडामेंटल राइट में चेंजेस करना चाहते हैं आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे माननीय कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप फंडामेंटल राइट में करना चाहते हैं ना, आप करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। और यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो ये राइट टू प्रॉपर्टी है इसको आप चेंज करना चाहते हैं करिए, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, यहाँ पे चाहे संसद तो चेंजेस ला सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आज की डेट में सरकार चाहे तो फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं किए जा सकते। और ये हमारे संविधान में शुरू से नहीं था, केशवानंदा भारती केस में ये सिस्टम आया है। तो ये आपको ये समझना होगा। और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई, मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहता वीडियो को, क्योंकि जो आर्टिकल 31 सी था उसमें जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें एक चीज़ ये दो जोड़ दी गई कि पहले तो हम 39B और 39C को इम्प्लीमेंट करने की बात कह रहे थे कि भैया अगर कोई कानून आर्टिकल 39B और 39C को इम्प्लीमेंट करने के लिए आ रहा है तो उसे आप चैलेंज नहीं कर सकते। केशवानंदा भारती केस ने कहा कि इसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो आप डिक्लेयर करने वाली बात कर रहे हैं कि अगर हम डिक्लेयर भी कर दें कि भाई उसी के लिए हम ये कानून लाए हैं तो ये काम नहीं चलेगा। 42वें संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उसमें एक बात लाई गई सरकार के द्वारा कि अगर हम चाहें तो डीपीएसपी के किसी भी पार्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी कानून हम ला रहे हैं तो उससे फंडामेंटल राइट्स के वॉल्यूशन के बेसिस पे आप चैलेंज नहीं कर सकते। और जिसको बाद में मिनर्वा मिल केस में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशन माननीय कोर्ट ने घोषित किया। तो आपने देखा कि जो मेन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन है, पहला संविधान संशोधन, जमींदारी सिस्टम, फिर गोलकनाथ केस से केशवानंदा भारती केस में सारी चीज़ें क्लियर होती हुई हमें दिख रही हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स रह गए हैं, जो भी आपको डाउट हैं, वो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछें। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्द हो सके, जो भी आपके व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर इस पर भी वीडियो बना के अपलोड कर दीजिए, तो जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो नया माध्यम है इसके माध्यम से मैं आपको हेल्प कर सकूं। तो थैंक यू।